अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 21 मैथ्स का, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। और सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक शॉर्ट हमारा इस चैप्टर से जरूर आता है, लाजमी आता है, या तो एक्सरसाइज 21.1 में से या तो एक्सरसाइज 21.2 में से। खैर, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन होते क्या है, वी शुड नो अबाउट इट। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज रिमाइंड करवा देता हूँ सिंपल सी टर्म्स में। फॉर एग्जांपल, वी हैव गॉट टू फ्रैक्शंस 3/4 प्लस 4/3, और हमसे कहा जा रहा है कि सिंपलीफाई करो इन फ्रैक्शंस को। अब सिंपलीफाई कैसे करते हैं, हमें नजर आता था, ये काम हम बचपन में किया करते थे। हमें नजर आता था कि दो फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर्स चेंज है, दरमियान में प्लस है। तो हमारे जहन में एक बात आती थी कि एलसीएम लिया जाए क्यों ना। तो हम एलसीएम ले लेते थे कुछ इस तरह कि डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। 4 3 12, 3 3 9, 4 4 16, और प्लस का प्लस, और इनको ऐड करके द आंसर विल बी 25/12। ये काम हम जनरली अपने चाइल्डहुड में क्लास 5 6 7 में ये चीजें करते थे। अब जनाब, पार्शियल फ्रैक्शन से मुराद होता है कि आपको एक सिंगल फ्रैक्शन दिया जाएगा और आपने इसको दोबारा उसकी पुरानी शक्ल, यानी कि जो डिवाइडेड फ्रैक्शंस थे पहले के, उसमें तकसीम करना है। एक सिंगल फ्रैक्शन दिया जाएगा, आप यूं समझिए कि हमें आंसर दिया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन क्रिएट करें, मतलब वो फ्रैक्शंस क्रिएट करें जिनको सिंपलीफाई करके दोबारा यही आंसर आता हो। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। पार्शियल फ्रैक्शन में हमसे कहा जाता है कि आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन है, आपको इसको डिवाइड करके दो अलग अलग या तीन अलग अलग फ्रैक्शंस में बांटना होता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है। तो यही काम हमें यहाँ करने का कहते हैं। तो जनाब, पार्शियल फ्रैक्शन के तीन केसेस होते हैं और केस को आइडेंटिफाई करने का भी एक तरीका होता है। मैं पहले लिख देता हूँ केस वन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहली बात याद रखें, पार्शियल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है उसमें फैक्टर्स मौजूद होने चाहिए। ये वाहिद शर्त है, चाहे केस वन हो, चाहे केस टू हो, चाहे केस थ्री हो, पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स फॉर्म मौजूद होने चाहिए। अब फैक्टर्स फॉर्म का मतलब हमें ब्रैकेट्स नजर आने चाहिए। ये एक नेसेसरी पार्ट है। पार्शियल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ब्रैकेट्स में मुश्तमिल होना चाहिए, पहली बात तो ये। अब जनाब, लेट अस अज्यूम के ब्रैकेट में हमें नजर आ रहा है x+1 और x+2, और न्यूमरेटर कुछ भी है, इट कैन बी 3x² + 4। अज्यूम करते हैं सिचुएशन रफली। ये आपके पास एक सवाल है। अब आप केस वन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके डिनोमिनेटर पर जाओगे और आपने दो चीजें चेक करनी है कि डिनोमिनेटर के ना तो बाहर कोई पावर हो, ना ही ब्रैकेट के अंदर कोई पावर हो। इन दो बातों का ख्याल रखना है। डिनोमिनेटर्स में जब आप फैक्टर बना लो या कभी कभार ऑलरेडी फैक्टर्ड क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो कंडीशन क्या है, ना बाहर पावर होनी चाहिए ना अंदर पावर होनी चाहिए। मतलब कि ना ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो, ना ही ब्रैकेट के अंदर एक्स के साथ कोई पावर हो। तो जनाब, जब ये दो बातें आपको सपोर्ट कर रही हैं कि आपको डिनोमिनेटर में कोई पावर नहीं दिख रही, इट मींस दैट वो क्वेश्चन बिलोंग करता है केस वन से। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर में ना बाहर कोई पावर दिख रही है और ना ही अंदर कोई पावर दिख रही है, इसका मतलब आपका सवाल बिलोंग करता है केस वन से। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि डिनोमिनेटर में ना बाहर कोई पावर दिखे ना अंदर कोई पावर दिखे, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिलोंग करता है केस वन से। और अगर डिनोमिनेटर के ब्रैकेट के बाहर पावर आ जाए, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, कोई भी पावर हो। अगर डिनोमिनेटर के ब्रैकेट के बाहर, अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर मौजूद है, इसका मतलब वहां पर उस क्वेश्चन में हम अप्लाई करने वाले हैं केस टू। और केस थ्री में अगर आपको डिनोमिनेटर के ब्रैकेट के अंदर पावर नजर आ जाए, डिनोमिनेटर के ब्रैकेट के अंदर पावर नजर आ जाए, तो ये सिचुएशन बिलोंग करती है केस थ्री से। तो जनाब, केस वन में ना तो ब्रैकेट के बाहर पावर होनी चाहिए ना ब्रैकेट के अंदर, केस टू में ब्रैकेट के बाहर पावर होती है और केस थ्री में ब्रैकेट के अंदर पावर होती है। तो ये तीन बातें हमें याद रखनी है पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, कि केस वन में ना ब्रैकेट के बाहर पावर ना ब्रैकेट के अंदर पावर, केस टू में ब्रैकेट के बाहर पावर, केस थ्री में ब्रैकेट के अंदर पावर।
हम इस तरह केस को आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर केस 1 एक्ट कर रहा है या केस 2 एक्ट कर रहा है या फिर केस 3 एक्ट कर रहा है। ये पहली बात थी कि हम केस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। दूसरी बात ये, केस को आइडेंटिफाई करने से भी पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल नंबर्स में बात करूं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/2, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। मैं कह सकता हूं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। याद रखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, हम कहेंगे कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपने इसको डिवाइड करके पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शन के केस में हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे नजर आएगा? एज्यूम कर लो कि आपके पास ऊपर भी एक्स स्क्वायर मौजूद है और आपके पास नीचे भी एक्स स्क्वायर मौजूद है। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर, जैसे मैंने कहा था कि हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाए बगैर हम जज नहीं कर सकते कि केस 1 है, केस 2 है या फिर केस 3 है। लेकिन डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए बगैर सबसे पहली चीज आपने ये चेक करनी है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये पता ऐसे लगेगा कि आपके न्यूमरेटर के एक्स की पावर, आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर के एक्स की निस्बत कम हो। मतलब ऊपर न्यूमरेटर में कंडीशन ये है x+1, यानी कि यहाँ पर एक x है, नीचे कंडीशन है एक्स स्क्वायर, यानी कि नीचे x ज्यादा है। हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपके न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर मौजूद हो और आपके डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर मौजूद हो, तो जनाब ये कंडीशन एक इम्प्रॉपर कंडीशन है। और सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ बेसिक बातें आपको समझ आ रही होंगी और ये पता होना जरूरी है मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वरना हो सकता है कि आपको ये सवाल मुश्किल लगे। सबसे पहली बात कि हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। और पार्शियल फ्रैक्शन के केस में जज कैसे करेंगे कि आपके ऊपर वाले एक्स और नीचे वाले एक्स सेम ना हो, ऊपर वाले ज्यादा एक्स ना हो, नीचे वाले कम ना हो। ऊपर कम होने चाहिए हमेशा और डिनोमिनेटर में हमेशा एक्स ज्यादा होने चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। दूसरी बात, फिर केस आइडेंटिफिकेशन केस 1 का रूल ये है कि डिनोमिनेटर के ना तो बाहर कोई पावर हो ना ही अंदर पावर हो। केस 2 का रूल ये है कि डिनोमिनेटर के ब्रैकेट के बाहर कोई पावर होगी। और केस 3 है कि ब्रैकेट के अंदर कोई पावर होगी। तो हम सवाल को जज करके सॉल्व करते हैं। आज हम 21.1 करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि उसके 7 सवाल सॉल्व कर सकें। नहीं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह करवा दूंगा कि आप रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो आज हम 21.1 करने वाले हैं जिसमें सिर्फ केस 1 होगा, लेकिन हम जरूर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर केस 1 एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। खैर, लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं सवाल की शक्ल देखता हूं, चेक करता हूं कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मुझे नजर आ रहा है न्यूमरेटर में कोई एक्स मौजूद नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 एक्स मौजूद है। डिनोमिनेटर के एक्स ज्यादा है, इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी स्टेबल फॉर्म में है। पहली बात तो ये। अब मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर बनने चाहिए, मतलब आपके डिनोमिनेटर्स में ब्रैकेट्स नजर आने चाहिए। इस केस में अभी तक हमें डिनोमिनेटर में ब्रैकेट नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो जनाब एक्स स्क्वायर माइनस 9 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो यहां पर इजीली फॉर्मूला लग सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यूं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर बीच में माइनस है, और अगर मैं 9 के फैक्टर बनाऊंगा तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। वी शुड नो अबाउट इट कि 9 3 का स्क्वायर होता है। अगर मैं एक्स स्क्वायर के फैक्टर बनाऊंगा तो एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर में मुझे नजर आ रहा है फॉर्मूला कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला याद होगा, लेकिन फिर भी मैं रेफरेंस दे देता हूं। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अच्छा, छोटा लिखने का मकसद ये है कि क्वेश्चन लेंथ वाइज बड़ा हो सकता है, तो हमारा इस स्पेस में मुकम्मल आ जाए,
इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटा लेकिन इस तरह लिखूं कि आपको समझ आए। बहरहाल तो ये कंडीशन बन जाएगी 12 अपॉन, अब मुझे यहाँ पर देखना है डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज है। अगर फॉर्मूला क्लोज है और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मुझे इसको ओपन करना है, तो इसकी शक्ल बन जाएगी a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू x थी प्लस b की वैल्यू 3 है, दिस विल बिकम x प्लस 3 इंटू a माइनस बी, यानी कि x माइनस 3। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आ रही होगी। हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर में मुझे नजर आ रहा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मैंने फैक्टर बनाया, फॉर्मूला लगाया। अब मुझे डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं और मैं याद करूंगा कि केस 1 में हमने क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर के ना बाहर पावर हो और ना ही अंदर पावर हो। तो मेरे बच्चों यहां पर ना मुझे बाहर कोई पावर नजर आ रही है, ना ही मुझे अंदर कोई पावर नजर आ रही है। मैं यहाँ पर इस बात पर मुत्तफिक हो जाऊंगा कि इस सवाल में केस 1 एक्ट कर रहा है। अब हमने इसको डिवाइड कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है कि ये डिफरेंट फ्रैक्शंस की शक्ल में आंसर दे, तो उसके लिए जनाब आपने आपने इसी स्टेप के आगे इज इक्वल लगाकर अब जितने भी ब्रैकेट्स हैं आपके, आप उतने अल्फाबेट्स लिखोगे। फॉर एग्जांपल ए अपॉन पहला ब्रैकेट जो कि क्या था x प्लस 3 और दरमियान में प्लस आ जाएगा, उसके बाद एक और ब्रैकेट था तो b अपॉन दूसरा ब्रैकेट जो कि क्या है x माइनस 3। याद रखें कि अगर दो ब्रैकेट हैं तो a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, अगर तीन होते तो प्लस c आ जाता, चार होते तो प्लस d आ जाता, लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ दो ब्रैकेट थे, तो मैंने यहां पर इन दोनों ब्रैकेट्स को लिख दिया, a के नीचे पहला ब्रैकेट और b के नीचे दूसरा ब्रैकेट। इसके बाद जनाब अब ये जो साइड है ना, इसको आप एज इट इज उतारते रहेंगे, दिस विल बिकम 12 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहां पर आपको दो फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं, दरमियान में प्लस है, डिनोमिनेटर चेंज है, आपके दिमाग में एलसीएम वाला मेथड आएगा, बिल्कुल ठीक है, आना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन वाले सवाल में चाहे केस 1 हो, चाहे केस 2 हो, चाहे केस 3 हो, चाहे 1 और 2 एक साथ आ रहे हैं, चाहे 1 और 3 एक साथ आ रहे हैं, चाहे 2 और 3 एक साथ आ रहे हैं, एक चीज मस्ट है और वो ये है कि जो मेरे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होगा एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर सेम ही आने वाला है। वी कैन चेक इट। हम यहाँ पर एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस 3 यहाँ आकर a से मल्टीप्लाई होने वाला है, दिस विल बिकम x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 वहां जाकर b से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो जनाब ये बन जाएगा b इंटू एक्स प्लस 3। मैं आपको याद दिला देता हूं, जब भी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेंज हो, दरमियान में प्लस हो, हम डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन। अब जनाब आपको एक चीज नजर आ रही है कि दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब अगर मैं ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो बिल आखिर कैंसिलेशन तो होगी, मैं डायरेक्ट सिमिलर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर लेता हूं, और ये पार्शियल फ्रैक्शन के हर सवाल में होगा कि सिमिलर ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब क्या रिमेनिंग है जनाब, 12 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। इस वक्त हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है, मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, और मैं इसका इस्तेमाल करता रहूंगा केस 1 में। अब आपने करना क्या है, आपने एक की वैल्यू, जाहिर सी बात है कोई ना कोई कांस्टेंट तो जरूर होगा, वो फाइंड करनी है, और एक बी की वैल्यू कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर होगा, हमने उसे फाइंड करना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर फाइंडिंग ए। पहले मैं ए को तलाश करता हूं। मैं दोबारा रिपीट करूं, ये जो मैं तरीका कर रहा हूं ये केस 1 के लिए है। ए कैसे फाइंड करते हैं केस 1 में, अब आप जाओगे ए के डिनोमिनेटर में जो कि लिखा हुआ है एक्स प्लस 3, और आप इसको इक्वेट कर दोगे जीरो के। ए के डिनोमिनेटर को इक्वेट किया जीरो के, एक्स प्लस 3 बराबर है जीरो के। अब जनाब यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं क्योंकि ये प्लस का 3 है, वहां जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 3 के। अब मैंने x की वैल्यू निकाल दी, मैं कहूंगा पुट
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। एक्स की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जो कि ये थी इक्वेशन नंबर 1। डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के बाद मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं दोबारा से। 12 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3। अब x की वैल्यू -3 थी, मैं पुट कर देता हूं, तो 12 इक्वल्स टू a का a आया, x की जगह -3, माइनस के 3 अपनी जगह रहा, प्लस का प्लस, b का b, x की जगह -3 प्लस 3 एज इट इज रहा। यहां पर आने के बाद चूंकि हम a फाइंड कर रहे हैं, तो बहुत मजे की बात यह है कि यहाँ पर b अपने आप गायब हो जाने वाला है, कुछ इस तरह कि 12 अपनी जगह रहेगा, a अपनी जगह रहेगा, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 6 बन जाएगा, क्योंकि साइन ग्रेटर नंबर की आती है। अब दोनों नेगेटिव है तो हम ग्रेटर नंबर भी नहीं देखेंगे, माइनस की साइन लगा देंगे और ये टर्म गायब हो जाएगी, क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल होकर 0 बना देगा। और जब आप इस 0 को इस b से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 b 0, तो कुल मिला के b यहां से रिमूव हो जाएगा और ये कंडीशन आपके पास रह जाएगी। अब यहां पर आपके पास जो माइनस का 6 है मल्टीप्लाई हो रहा है, चूंकि ब्रैकेट है ना इसीलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बिकम 12 ऑन माइनस का 6 इज इक्वल टू a। कैंसिलेशन होती हुई नजर आ रही है, 6 1 द 6, 6 2 द 12। नेगेटिव साइन को हम कभी भी डिनोमिनेटर में शो नहीं करते, हम इसे ऊपर ले जाएंगे। दिस विल बिकम a इज इक्वल टू माइनस का 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आई माइनस का 2। मैं ये वैल्यू ऊपर इसलिए लिख रहा हूं, मैं इस साइड को मिटाने वाला हूं ताकि मैं b की वैल्यू फाइंड कर सकूं, वरना आपको जगह ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगी। तो जनाब मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम रिमूविंग इट नाउ। अब a के बाद मुझे b की वैल्यू को फाइंड करना है, मैं b की वैल्यू को फाइंड करूंगा, ठीक है। सिमिलर तरीका होगा, हम इसको चेंज नहीं करने वाले मेथड को, इसी तरीके को फॉलो करके हम b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आपने कहा फॉर फाइंडिंग b, अब हमने b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारी, हमें b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो b के डिनोमिनेटर के पास जाएंगे, जहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेट करना है 0 के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 वहां जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा। आपने कहा x बराबर है 3 के। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। रिपीटिव स्टेप्स हैं इसीलिए मैं थोड़ा तेज बोलने लग गया हूं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो जनाब इक्वेशन नंबर 1 ये मौजूद है आपके पास, मैं इसको यहां उतार देता हूं। 12 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब आपने कहा कि x बराबर है 3 के, तो आप x की जगह 3 पुट करोगे। दिस विल बिकम 12 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह आ गया 3 माइनस 3 प्लस b, एक्स की जगह आ गया 3 प्लस 3। ठीक हो गया, आपने पुट किया ये। अब आपको नजर आ रहा है 3 माइनस 3 ऑब्वियस सी बात है कैंसिल हो जाएंगे, 0 रह जाएगा, और 0 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप a फाइंड कर रहे थे तो b 0 बन गया था, अब जब आप b फाइंड कर रहे हो तो a अपने आप 0 बन जाएगा, ठीक है। तो जनाब व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, ये 0 बन चुका, b 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, चूंकि ब्रैकेट है तो वहां आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर आपको कैंसिलेशन नजर आ रही है 6 के टेबल से, 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो जनाब b की वैल्यू आपके पास आ गई 2, a की वैल्यू माइनस का 2 है और b की वैल्यू पॉजिटिव 2 है। अब आपने सिंपली एक काम करना है, जो सवाल के पहले स्टेप में आपने इक्वल लगाने के बाद a और b लिखा था, इस a और b की वैल्यू को यहीं पर पुट कर देना है, ठीक है। तो जनाब a की वैल्यू क्या थी, माइनस का 2, आई विल राइट माइनस का 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू क्या है 2 अपॉन x माइनस 3। हम चाहे तो यहां पर आंसर दे सकते हैं, लेकिन अब हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव रहे, और यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव साइन है,
तो जनाब हम इन दोनों फ्रैक्शन को स्विच कर देते हैं, इन दोनों फ्रैक्शन को स्विच कर देते हैं, तो दिस विल बिकम अच्छा मैं आपको बता दूं कि हम टर्म्स को स्विच कर सकते हैं। ये मैथ्स में हम हमारे लिए कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, हमें इजाजत है इसकी कि हम टर्म्स को स्विच कर दें। तो हम टर्म्स को स्विच कर देते हैं। दिस विल बिकम 2 अपॉन x माइनस थ्री प्लस का प्लस माइनस 2 अपॉन x प्लस थ्री। अब आपको यहाँ पर प्लस की साइन नजर आ रही है, यहां पर आपको माइनस की साइन नजर आ रही है, तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि प्लस माइनस माइनस होता है, ताकि मैं बजाय एक सिंगल वैल्यू के साथ साइन के मैं पूरे फ्रैक्शन के साथ नेगेटिव साइन लेकर आ जाऊं। क्योंकि सेंटर में प्लस था, मैंने इनको स्विच किया, इस 2 के साथ माइनस आया, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब वो सेंटर माइनस में आ चुका, और ये फाइनल शक्ल है हमारे आंसर की। यानी कि अगर अब आप इन दो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर जो यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इन दो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास यही आंसर आएगा जो सवाल में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। मैं इस क्वेश्चन के लिए इस बात को प्रूफ करने की भी कोशिश करता हूं, ताकि आपको यकीन भी हो जाए कि बिल्कुल ऐसा ही है कि ये दो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होंगे तो हमें सिमिलर शक्ल देने वाले हैं। मैं ये वाली साइड रिमूव कर देता हूं, ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं इस साइड को रिमूव कर देता हूं जनाब, और कोशिश करता हूं कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूं और चेक करूं कि क्या ये वाकई इक्वल है। तो जनाब सवाल हमारा बन रहा था, यानी कि आंसर जो हमारा आया था 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं, हमें एक रूल पता है कि डिनोमिनेटर चेंज है, दरमियान में माइनस है, बटरफ्लाई लगाते हैं, आई मीन एलसीएम लेते हैं। तो अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स प्लस थ्री डिवाइड हो रहा था, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 अपनी जगह रहा, एक्स माइनस थ्री डिवाइड हो रहा था, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स डू इट। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आया, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आया, माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। अब यहां पर मुझे नजर आ रहा है पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x। मैं हमें इस बात की इजाजत देता है कि वी कैन कैंसिल देम। अच्छा, डिनोमिनेटर में मुझे नजर आ रहा है फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं थोड़ा डायरेक्ट इसीलिए कर रहा हूं कि ये एक रफ वर्क है, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। वी आर जस्ट प्रूविंग कि ये दोनों फ्रैक्शन इसके बराबर होते हैं, हम इस बात को साबित कर रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा काम है, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, आंसर हमारे यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हम जो है ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, क्योंकि a का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, अब न्यूमरेटर में प्लस सिक्स रह गए, जो बना देगा 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। यू कैन चेक योर क्वेश्चन, जो यही सवाल हमें मिला था। तो जो बात मैं शुरू में बता रहा था कि हमें एक सिंगल फ्रैक्शन गिवन है, हमें उसको ब्रेक करना है। हमने सिंगल फ्रैक्शन को ब्रेक किया, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमें वही आंसर मिला जो हमें सवाल गिवन था। ये सिर्फ एक प्रूफ था, ये आपने करना नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ एक प्रूफ था कि ऐसा वाकई होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और आपको केस वन का अच्छे से आइडिया हो गया होगा। मैं कोशिश करता हूँ अब एक ऐसा सवाल सेलेक्ट करूँ जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, और हम उसको सॉल्व। ये हमारे पास सवाल मौजूद है। द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू चेक कि क्या ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें ऊपर भी एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, हमें नीचे भी एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, जो इस बात की दलील है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहला काम होता है आपने इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाना है। ठीक है, और डिवाइड में जो न्यूमरेटर होता है हमेशा अंदर की तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा बाहर की तरफ आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये करने के बाद जनाब, अब अलजेब्रिक डिवीजन का तरीका ये होता है, आई होप कि आपको पता होगा, हम अंदर वाली फर्स्ट टर्म और बाहर वाली फर्स्ट टर्म को रफ कॉलम में लेकर जाते हैं। अंदर वाली फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाय बाहर वाली फर्स्ट टर्म भी एक्स स्क्वायर है। आप दोनों को रफ कॉलम में लेकर गए और आपने इसको कैंसिल किया, तो जनाब हमारा आंसर आया 1।
अब ये 1 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा और आपने इस 1 से बाहर वाली तीनों टर्म्स को, यानी कि आपके जो डिवाइड करने वाली टर्म्स हैं, ठीक है, जो डिविजर्स हैं हमारे, हमने इन 1 से उन तमाम को मल्टीप्लाई करना है। ये अलजेब्रिक डिवीजन का रूल है। मैं आपको बता दूं कि जो बाहर वाली टर्म्स होती हैं उनको हम डिविजर्स और जो अंदर वाली टर्म्स होती हैं उनको हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो जनाब हमने क्या किया, अंदर वाली पहली टर्म को और बाहर वाली पहली टर्म को रफ कॉलम में लेकर गया, कैंसिलेशन की 1 आया, 1 हमने ऊपर लिखा। अब जो 1 है ये इनफैक्ट ये वाला एरिया कोशिएंट कहलाता है। आई होप कि आपको ये बातें पता होंगी। अब हमने इस 1 से इन तीनों टर्म्स को अपने डिविजर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो जनाब 1 से आपने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर एक्स स्क्वायर आएगा। 1 से आपने प्लस के एक्स को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर प्लस का एक्स आएगा। 1 से आपने माइनस के 6 को मल्टीप्लाई किया, 1 6 6। अब अलजेब्रिक डिवीजन में तरीका ही होता है कि सब्ट्रैक्ट, चूंकि हम करते हैं ना डिवीजन में, तो अलजेब्रिक डिवीजन में हम सबकी साइन को चेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और 6 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। और यहां पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर नेगेटिव ये आपस में कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख लेते हैं प्लस का 9x माइनस का x, प्लस माइनस माइनस। अब 9 में से, अब इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो रह गया 8x प्लस प्लस प्लस। मैं आपको बता दूं जब आपने साइन चेंज कर ली ना तो अब इन सेंटर वाली साइन की कोई हैसियत नहीं है। प्लस 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 8 और 6 14 होते हैं। तो जनाब यहां पर अब हमारे पास रिमेनिंग है 8x प्लस 14। हमने डिवाइड कर दिया है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि अब की बार अगर आप अंदर वाली पहली टर्म को रफ कॉलम में लेकर जाओ और बाहर वाली टर्म को भी रफ कॉलम में लेकर जाओ तो ये कैंसिलेशन नहीं हो पा रही है, कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं हो पा रही जिसमें डिनोमिनेटर खत्म हो सके। इसका मतलब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इतना ही हमने इसको डिवाइड करना था। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ घड़ी की तरह, मतलब जिस तरह क्लॉकवाइज मोशन होती है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले आता है 1, ठीक है, उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर था वो क्या था 8x प्लस 14, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा डिविजर था वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। और आपने सिर्फ एक काम करना है कि इस 1 के आगे आपने प्लस की साइन लगानी। तो इसके बाद जनाब अब एक बात समझ लें कि अब हम इस 1 प्लस को बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट में लेकर आएंगे। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम सिर्फ यहां पर देखेंगे, सिर्फ इस फ्रैक्शन को देखेंगे कि क्या अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। तो बिल्कुल बन चुका है। अब डिनोमिनेटर में x ज्यादा है और न्यूमरेटर में x कम है। मैं इस केस को वहां पर लिख लेता हूं, इसको रिमूव करके, ये रफ होता है इनफेक्ट। अब जो कंडीशन है वो ऐसी है 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका। मैं दोबारा कह रहा हूं, अब इस 1 को हम बिल्कुल लास्ट में लिखने वाले हैं। इसको हमने याद रखना है कि डिवाइड करने के बाद हमारा क्वेश्चन में 1 आया था, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब दूसरी चीज ये कि मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए फैक्टर्स, तो मुझे यहां पर इस केस में डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है मिडिल टर्म ब्रेक। आई होप कि आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा। फैक्टराइजेशन से मुराद कि डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने जिसके 3 तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, इस केस में इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। दूसरा तरीका ये होता है कि जनाब अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस केस में यहां पर फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि x के तो फैक्टर बन सकते हैं स्क्वायर वाले, लेकिन 6 के फैक्टर नहीं बन सकते, 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो जो तीसरी चीज होती है उसे हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, यानी कि बीच वाली टर्म को तोड़ देना। और मिडिल टर्म ब्रेक का एक तरीका होता है कि जनाब आप अपने पहले कोफिशिएंट को, जो कि 1 है, मैं कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, आप अपने पहले कोफिशिएंट को अपने लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 6 6 होता है। मैं 6 के फैक्टर बना दूंगा 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1, तो मुझे 2 नंबर मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जनाब मुझे इस 2 और 3 के साथ ऐसे साइन लगाने हैं प्लस या फिर माइनस के कि मेरा आंसर जो सेंटर वाली टर्म है वो है। सेंटर वाली टर्म में कोफिशिएंट क्या है 1। इट मींस दैट मुझे ऐसे साइन का इस्तेमाल करना है जिसको प्लस या माइनस करके प्लस का 1 आ जाए। मैं दोबारा कह रहा हूं,
मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि बीच वाली टर्म को तोड़ रहे हैं, तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर सेंटर वाली टर्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 2 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस ले लें, 2 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस ले लें, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा पॉजिटिव 1 आएगा। यू कैन चेक इट, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गए, 1 बचा। साइन हमेशा बड़े नंबर की विच इज 3 एंड विच इज हैविंग द पॉजिटिव साइन, मुझे पॉजिटिव 1 ही चाहिए। तो इसका मतलब मैं प्लस के 1x की जगह माइनस 2x प्लस 3x लिख सकता हूं। तो जनाब ये केस कुछ ऐसे बन जाएगा, 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप क्या है मिडिल टर्म ब्रेक का, कि आपने मिडिल टर्म को ब्रेक तो कर दिया, अब आपने पेयर में कॉमन लेना है, पेयर में, यानी कि शुरू के दो में कॉमन और बाद के दो में कॉमन। तो जनाब दिस विल बिकम 8x प्लस 14 अपॉन, यहां पर मुझे कॉमन नजर आ रहा है x, क्योंकि इसके बाद भी है और इसके बाद भी है, मैं x को कॉमन ले लूंगा। बचा क्या, यहाँ पर 2x थे, एक उधार चला गया यानी कि कॉमन दे दिया, एक x रह गया माइनस, एक ही x था उधार चला गया, 2 रह गया। इन दोनों के पास अगली दो टर्म्स में इन दोनों के पास कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। और नंबर कॉमन लेने का तरीका यही है कि आप वो नंबर देखोगे जिसके टेबल में दोनों टर्म्स आती हों। तो जनाब आपने 3 को कॉमन लिया, बचा क्या, 3 के टेबल में 3 जो है ना 1 टाइम आता है, 1 को आप शो नहीं करते, प्लस माइनस माइनस, और 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, तो आपने यहाँ पर 2 लिख देना। इसके बाद 8x प्लस 14 अपॉन, अब ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर आ रहे हैं और मिडिल टर्म ब्रेक में याद रखिएगा हमेशा आपके पास दो ब्रैकेट जो आएंगे कॉमन लेने के बाद वो सेम ही होंगे। अब मुझे दोनों ब्रैकेट सिमिलर नजर आ रहे हैं, मैं दोबारा इनको कॉमन लूंगा, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मैं इसको 1 टाइम लिखूंगा विच इज x माइनस 2, और बचा क्या x प्लस 3, मैं इसको यहां पर लिख दूंगा दूसरे ब्रैकेट में। तो बिल आखिर हमने वो कंडीशन बना दी है जिसमें दो ब्रैकेट आ जाए, हम वो कंडीशन बना चुके हैं। अब हम जज करते हैं कि यहाँ पर केस 1 इंप्लीमेंट हो रहा है, केस 2 हो रहा है या केस 3 हो रहा है। केस 1 का रूल ये था कि ना ब्रैकेट के बाहर पावर होगी ना ब्रैकेट के अंदर पावर होगी, तो यहाँ पर ये रूल बिल्कुल जो है ना अप्लाई हो रहा है कि ना ब्रैकेट के बाहर पावर ना ब्रैकेट के अंदर पावर। इट मींस दैट इस सवाल में केस 1 एक्ट कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट, मैं बोर्ड रिमूव कर दूंगा और इसके बाद मैं इस स्टेप से सवाल को कंटिन्यू करूंगा। याद रखिएगा हमारे पास 1 प्लस आया था, मुझे लास्ट स्टेप में इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, हम सवाल को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपने इक्वल लगाया, अब हमने वही स्टेप रिपीट करने जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखे थे। ए अपॉन पहला ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस बी अपॉन दूसरा ब्रैकेट x प्लस 3। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे दो फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं, दरमियान में प्लस है, डिनोमिनेटर चेंज है, हम यहाँ पर एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करेंगे। मैं आपको बता दूं हमने सीखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन में जो सवाल का डिनोमिनेटर होगा वही हमारे एलसीएम का डिनोमिनेटर होता है। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। 8x प्लस 14 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू, यहां पर हमने एलसीएम लिया यानी कि डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 और x प्लस 3, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 3 वहां जाकर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 बन जाएगा, और x माइनस 2 वहां जाकर b से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 2 बनेगा, b इंटू एक्स माइनस 2। मुझे डिनोमिनेटर सेम नजर आ रहे हैं, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, बचा क्या 8x प्लस 14 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। और अब मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं स्टार्ट करूंगा कुछ इस तरह कि फॉर फाइंडिंग a फाइंड करने के लिए मुझे डायरेक्ट जंप करना पड़ेगा a के डिनोमिनेटर के पास, विच वॉज x माइनस 2। मैं कह देता हूं x माइनस 2 बराबर है 0 के, माइनस का 2 वहां जाकर पॉजिटिव 2 हो जाएगा, तो x बराबर होगा 2 के। x की वैल्यू आ गई है 2। अब मैं एक लाइन लिखूंगा कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1।
मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि मैं a की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो मैं a के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर लूंगा। जब मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैं b के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर लूंगा। अब फिलहाल मैंने a के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर लिया, जिसकी वजह से हमें x की वैल्यू मिली 2। अब मैं पुट करने वाला हूं इसको इक्वेशन नंबर 1 में, कंप्लीट इक्वेशन में। ठीक है, तो जनाब कंडीशन ये है कि 8 के आगे लिखा हुआ था x, लेकिन x किसके बराबर है? 2 के बराबर है, तो मैं x की जगह लिख दूंगा 2। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं प्लस 14, और आप भी कर सकते हैं, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, इज इक्वल टू a, ठीक है, x की जगह आ गया 2 प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स की जगह आ गया 2 माइनस 2। अब हमें ये बात पता है कि हम a फाइंड करेंगे तो b अपने आप गायब हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। 8 2 16 प्लस 14 अपनी जगह रहा, a का a और 2 और 3 प्लस हो रहा है 5 बन जाएगा, और ये पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 कैंसिल, 0 b का 0, b खत्म। ठीक है, 16 को आपने 14 में प्लस किया, आपके पास आंसर आएगा 30 इक्वल्स टू 5a। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, फिर कैंसिलेशन होगी, तो जनाब आपका आंसर आएगा a इज इक्वल टू 6/1, और डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं होता, इसीलिए a बराबर होगा 6 के। अब आपने कहा कि फॉर फाइंडिंग, अब आपने तलाश करनी है b की वैल्यू। फॉर फाइंडिंग b की वैल्यू जनाब, b के डिनोमिनेटर के पास जाओगे आप, b के डिनोमिनेटर के पास क्या लिखा हुआ है? x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 वहां जाके नेगेटिव 3 हो जाएगा। अब मैं दोबारा एक लाइन लिखने वाला हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ b, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। आप ये लाइन लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमें लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जनाब इक्वेशन नंबर 1 ये रही। इसमें अब की बार हम x की वैल्यू -3 पुट करने वाले हैं, जो हमें b के डिनोमिनेटर से मिली थी। तो 8 का 8 रहा, x की जगह -3 आया, प्लस 14 एज इट इज रहा। ठीक है, इज इक्वल क्या इज इक्वल, a का a रहा, x की जगह -3 आया था, प्लस 3 एज इट इज रहा, प्लस b x की जगह -3 और -2 अपनी जगह पे रहा। इसके बाद जनाब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब मैं 8 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट -24 प्लस 14। अच्छा क्यों? क्योंकि 8 3 24 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, और मल्टीप्लीकेशन में बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते। मुझे उम्मीद है आपको ये बात पता होगी। इज इक्वल टू -3 प्लस का 3 कैंसिल, 0 0 ए 0, ए खत्म हो जाएगा क्योंकि हम बी फाइंड कर रहे हैं। तो क्या रह गया? बी की वैल्यू क्या रह गई? -3 -2 -5। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस के 24 को प्लस के 14 से, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर की आएगी, विच इज 24, जिसकी साइन माइनस है। 24 में से 14 माइनस करोगे तो बचेंगे 10, इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा माइनस का 5 बी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10/5 इक्वल्स टू बी। आपने कैंसिलेशन की और आपके बी का आंसर जनाब, बी का आंसर आ रहा है 2। आपके ए का आंसर आया था 6, आपके बी का आंसर आया 2। अब बस आखिरी स्टेप है, मुझे इन वैल्यूज को पुट करना है। मैं आपको याद दिला दूं कि सवाल के आगाज में हमने डिवाइड किया था और हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनने से पहले 1 आया था। मुझे उस 1 का इस्तेमाल आखिरी स्टेप में करना है। तो जनाब हमारा फाइनल स्टेप होगा, जो 1 आपने वहां छोड़ा था अब उसको लेकर आना है 1 प्लस, अब यहां पर आ जाए, a लिखा हुआ है, a की जगह a की जो वैल्यू थी 6 है, 6/x -2 प्लस b लिखा हुआ है, b की जगह b की वैल्यू 2/x प्लस 3, और ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने इस एक सिंगल फ्रैक्शन को 3 अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। जो मेथड था पूरे क्वेश्चन का केस 1 में वो बिल्कुल सिमिलर था। जो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हुई वो उसमें हुई कि हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नजर आया था, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है।
जिसको डिवाइड करके हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और सिमिलर मेथड से सवाल को सॉल्व किया, और जो क्वेश्चन में 1 आया था उसको लास्ट स्टेप में हमने पुट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। और अब वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है, ये आई गेस के अराउंड 30 to 40 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर रोकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको समझ आए होंगे और सिमिलर क्वेश्चंस हैं। बस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो वहां पर डिनोमिनेटर में आपके पास बजाय 2 ब्रैकेट के 3 ब्रैकेट्स आ जाएंगे, तो a अपॉन पहला ब्रैकेट, b अपॉन दूसरा ब्रैकेट, c अपॉन तीसरा ब्रैकेट। फाइंड करने का तरीका सेम है, आप फॉर फाइंडिंग a लिखोगे, a के डिनोमिनेटर में से आंसर आएगा। फॉर फाइंडिंग b लिखोगे, b के डिनोमिनेटर में से आंसर आएगा। फॉर फाइंडिंग c लिखोगे तो c के डिनोमिनेटर में से आंसर आएगा। और फिर आप वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते रहोगे, अपने आंसर्स निकालते रहोगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले सवाल भी आपको 3 मिलेंगे, जिसमें से एक मैंने आपको करवा दिया। एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर नीचे भी है, बस आगे वाली टर्म्स चेंज है। आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जनाब आपने दोबारा इसी मेथड को फॉलो करना है अपने आंसर्स फाइंड करने के लिए। तो का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपने उसे भी डिवाइड करना है और फिर सिमिलर मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस सवाल को, उस इंडिविजुअल क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊं। और इसके अलावा भी अगर आपने सिमिलर टॉपिक से कुछ ऐसे सवाल आपके पास मौजूद हैं आपकी बुक में, या आप किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी बुक में अगर पार्शियल फ्रैक्शन के ऐसे क्वेश्चन मौजूद हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस का बताइएगा, मैं उसे भी सॉल्व करवाऊंगा। और इसके अलावा केस 2, केस 3 को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप अब तक देख रहे हैं तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।